आज टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर्स। और स्लीप डिसऑर्डर्स का मतलब है जब हमें सोते टाइम कुछ डिसऑर्डर्स या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से हमें रात में नींद पूरी करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, स्लीप लॉस हो जाता है और बहुत अलग अलग तरह की, बहुत ही अजीब तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हमें नॉर्मली नींद ना आए जैसे आनी चाहिए। तो स्लीप डिसऑर्डर्स में वो सारे डिसऑर्डर्स डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है नाइटमेयर्स एंड आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर। नाइटमेयर्स क्या होते हैं? जब बुरे सपने देखते हैं तो उसको नाइटमेयर्स बोलते हैं। बीइंग एबल टू एक्ट आउट वंस ड्रीम्स, स्पेशली नाइटमेयर्स। अगर आप सपना देखते देखते आप उठ के वो सपने की तरह ही बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप सपने में कर रहे हो। कोई आप बुरा सपना देख रहे हो और उसमें आप चिल्ला रहे हो और इधर उधर भाग रहे हो, और एक्चुअली में अगर आप वो उठ के करने लग जाओ नींद में तो वो फिर डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि आप उस टाइम सो रहे हो। Nightmares are bad dreams, and some nightmares can be utterly terrifying. Children tend to have more nightmares than adults. बच्चों को नाइटमेयर्स ज्यादा आते हैं, बड़ों को कम आते हैं। बिकॉज दे स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम इन आरईएम। अब क्योंकि आरईएम स्लीप जो है, जिसमें हमारी रैपिड आई मूवमेंट होती है, जिसमें हम सपना देखते हैं, वो बच्चों को ज्यादा होती है, इसलिए उनको नाइटमेयर्स भी ज्यादा आते हैं। एज दे एज दे हैव फ्यूअर नाइटमेयर्स बिकॉज दे हैव लेस अपॉर्चुनिटी टू हैव देम। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो नाइटमेयर्स कम हो जाते हैं, बिकॉज उनकी आरईएम स्लीप भी धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन हमें एज एन एडल्ट भी कभी कभी तो बुरे सपने आते ही हैं, नाइटमेयर्स आ ही जाते हैं। सम पीपल हैव अ रेयर डिसऑर्डर इन विच ब्रेन मैकेनिज्म दैट नॉर्मली इनहिबिट द वॉलंटरी मसल्स फेल। अब क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर ये डिसऑर्डर हो जाता है कि जब हम सपना देख रहे हो तो हमारे मसल्स पैरालाइज होने चाहिए ताकि हम हिल ना पाए। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो मसल्स पैरालाइज नहीं होंगे तो क्या होगा, हम हिलने लग जाएंगे, हमारी बॉडी पूरी फंक्शन करने लग जाएगी उस टाइम पे नींद में ही। तो यही डिसऑर्डर होता है कुछ लोगों में कि जब वो सपना देख रहे होते हैं तो उनके मसल जो है ना वो पैरालाइज नहीं होते, वो काम कर रहे होते हैं। और उससे क्या होता है, वो लोग उठ जाते हैं, उठ के चलने लग जाते हैं या उठ के इधर उधर भागने, चोट लगा लेते हैं अपने आप को। तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है, उसको आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर कहते हैं। और वो जनरली तब वो ज्यादा होता है जब कोई नाइटमेयर देख रहा हो, क्योंकि जब वो बुरा सपना देख रहा है तभी वो ज्यादा हिलेगा डुलेगा भागेगा। तो उस टाइम पे अगर उसके मसल पैरालाइज नहीं हुए तो वो उठ के सच्ची में वो करने लग जाता है अपनी नींद में ही, और इससे जो है उसको चोट लग जाती है या उसके आसपास वालों को भी चोट लग जाती है। तो ये डिसऑर्डर आ जाता है आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर। यूजुअली सीन इन मैन ओवर एज 60, इट कैन हैपन इन यंगर मैन एंड वुमेन। ज्यादातर इन्होंने जो 60 से अबव एज के जो मैन है उनमें ये चीज देखी है। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने ना 3 केसेस डिस्कस करे हुए हैं साइकोलॉजी न्यूज में, जो कि स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और ये बहुत ही अजीब से केसेस हैं। जैसे इस केस में बताया हुआ है कि एक 23 साल का जो था वो आदमी था, वो अपनी नींद में जाके उसने अपनी मदर इन लॉ को मार दिया और उसको पता ही नहीं चला। उसने नींद में मारा, उसके बाद वो पुलिस के पास गया और बोला कि मैंने किसी को मारा है पर मुझे नहीं पता किसको, क्योंकि उसने वो नींद में वो काम किया था। फिर उसके साइकोलॉजिस्ट और उसके स्लीप एक्सपर्ट से पुलिस ने जो भी है कंसल्ट किया, और फाइनली ये हुआ कि ये प्रूव हो गया कि उसको पता नहीं था उसने क्या किया है, क्योंकि वो स्लीप वॉकिंग कर रहा था, नींद में चल के गया था, इसलिए उसको फिर छोड़ दिया गया था। दूसरा केस ऐसा है जिसमें एक 43-year-old मैन है जिसने अपनी वाइफ को नींद में मारा था, पर यहाँ पे जो था वो इतना ज्यादा प्रूफ नहीं कर पाए थे कि ये अनअवेयर एक्शन था कि जानबूझ के किया है, तो यहाँ पे उसको लाइफ सेंटेंस जो है वो मिल गया था। और तीसरे केस में भी ऐसा ही है, कुछ के एक पर्सन ने अपनी वाइफ को नींद में मार दिया था, ये क्योंकि वो बुरा सपना ये देख रहा था कि उसके घर में कुछ लोग अंदर घुस आए हैं, तो उनको मारने के चक्कर में उसने नींद में उठ के अपनी वाइफ को मार दिया। अपने नाइटमेयर में वो मार रहा था उनको, तो एक्चुअली में उसने अपनी वाइफ को मार दिया। तो ये 3 केसेस हैं जो एक्चुअल में हो चुके हैं लोगों के साथ, जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जिनकी बॉडी पैरालाइज नहीं होती जब वो आरईएम स्लीप में होते हैं, और उनको अगर कोई बुरा सपना आने लग जाए उस टाइम पे तो वो इस तरीके से डेंजरस हो सकते हैं। फिर है स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर, रियल स्लीप वॉकिंग और सोमनैबुलिज्म। रियल स्लीप वॉकिंग मतलब एक्चुअली में स्लीप वॉकिंग कर रहे हो, आप चल के जा रहे हो, या फिर आप सोमनैबुलिज्म भी बोलते हैं इसको।
अकर्स इन 20% ऑफ द पॉपुलेशन, ये 20% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है। और बेसिकली ये इसका रीजन है हेरिडिटी। हेरिडिटी है क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स को ये स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है तो हो सकता है बच्चों में भी हो। इट इज मोर कॉमन इन चाइल्डहुड, बचपन में ये ज्यादा कॉमन है और बॉयज में ये ज्यादा कॉमन है। अब स्लीप वॉकिंग में जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं कि इस तरीके से हाथ ऊपर करके और ऐसे चलते हैं, ये एक्चुअली में ऐसे होता नहीं है स्लीप वॉकिंग में। स्लीप वॉकिंग में 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप अपने बेड में उठ के बैठ जाते हो, और उससे ज्यादा अगर कुछ होगा तो ये होगा कि आप अपने घर में, पूरे घर में घूमने लग गए, आपने रेफ्रिजरेटर खोला, आपने उसमें खोल के कुछ खाया और अपनी कार में जाके बैठ गए, तो ये सब आप कर सकते हो नॉर्मली। लेकिन आप नींद में होते हो, आपको ये नहीं पता होता है कि आप अवेयर नहीं होते, आपका माइंड जो अलर्ट नहीं होता, और अगले दिन आपको ये चीज याद भी नहीं रहे। जो जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है स्लीप वॉकर को, टिपिकली वो अगले दिन ये चीज याद नहीं कर पाता है कि उसने रात को कुछ ऐसा किया था। और कई बार तो लोग अपनी कार को चला के, कीज अगर उसको मिल जाए कार की, तो वो चला के कहीं चले भी जाते हैं नींद में और फिर आगे एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये जो बचपन से बीमारी होती है ये एडोलेसेंट एज तक चलती है, ठीक है, टीन एज तक। फिर इससे जो पेरेंट्स है ना वो ये कहते हैं कि इसको कम करने की उन्होंने कोशिश की है। और ये कैसे हुआ है, अगर उसको, जिसको ये प्रॉब्लम है, उस बच्चे को नींद जो है अच्छी मिले, ढंग से नींद मिले, मतलब स्लीप लॉस ना हो, तो धीरे धीरे ये अकरेंस कम हो जाती है अगर वो ढंग से सोए। और प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए अगर आपके घर में जैसे कोई भी स्लीप वॉकर है जो नींद में उठ जाता है, तो क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो कि उसको चोट ना लगे। कि एक तो घर में क्लियर देयर फ्लोर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, कोई फ्लोर पे ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे उसको चोट लग जाए जब वो नींद में चल रहा है, क्योंकि उस टाइम देख के तो चलते नहीं है जमीन पे क्या रखा है। दूसरा, कोई ऐसी चीज है जैसे चाकू हो गया, जैसे कार की कीज हो गई, या डोर का लॉक हो गया, ये सब चीजें जो है ना नॉट इजी टू रीच होनी चाहिए। नॉट इजी टू रीच मतलब वो इतनी इजीली नहीं उस पर हाथ जाना चाहिए कि वो नींद में भी वो चीजें यूज कर सके। तो थोड़ा सा ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है उन फैमिलीज को जिनके बच्चे स्लीप वॉकर्स होते हैं। तो स्लीप वॉकिंग या सोमनैबुलिज्म में लिखा हुआ है अकरिंग ड्यूरिंग डीप स्लीप, हमेशा डीप स्लीप में होती है स्लीप वॉकिंग। एन एपिसोड ऑफ मूविंग अराउंड एंड वॉकिंग अराउंड इन वन स्लीप। फिर आ जाता है नाइट टेरर्स। नाइट टेरर्स यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिवली रेयर डिसऑर्डर इन विच पर्सन एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम फियर एंड स्क्रीम्स और रन्स अराउंड ड्यूरिंग स्लीप। मतलब इतनी ज्यादा उसको नींद में डर लगने लग जाता है कि वो उसके चिल्लाने लग जाता है और इधर उधर भागने लग जाता है नींद में ही, मतलब वो जागा नहीं हुआ है, डीप स्लीप में है फिर भी। तो नाइट डिसऑर्डर क्या है, रेयर डिसऑर्डर है। नाइट टेरर्स आर मोस्टली मोर लाइकली इन चिल्ड्रन एंड ऑल्सो लाइकली टू डिसअपियर। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है नाइट टेरर। और इसमें क्या होता है, नींद में ही हम पैनिक हो जाते हैं। जब हम बहुत ही गहरी नींद में होते हैं, बहुत अच्छी नींद आ रही होती है, तब एकदम से बच्चा पैनिक हो जाता है। और पीपल में सिट अप, स्क्रीम, उठ के बैठ जाना, चिल्लाना या फिर घर में भागना, और फ्लेल एट सम अनसीन अटैकर। फ्लेल मतलब कोई चीज उठा के मार देना किसी चीज उस पे, कहीं पे भी, जो कि उसको लग रहा है कि उसके सामने कोई अटैकर है, उसको मारना नींद में। इट इज ऑल्सो नॉट अनकॉमन फॉर पीपल टू फील अनेबल टू ब्रीथ। और कभी कभी उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर नाइट टेरर डिसऑर्डर है उनको तो। और ये होती है जब वो बहुत ही गहरी नींद में होते हैं। मोस्ट पीपल डू नॉट रिमेम्बर वट हैपन। तो इसमें भी क्या है, अगले दिन उनको याद नहीं होता कि रात को उनको क्या हो रहा था और क्या कर रहे थे, वो उनको बिल्कुल भी याद नहीं होता। Some very real differences exist between night terrors and nightmares। अब यहाँ पे ये डिफरेंस बता रहे हैं कि नाइटमेयर और नाइट टेरर का क्या फर्क है। तो नाइटमेयर्स आर यूजुअली विविडली रिमेम्बर्ड इमीडिएटली अपॉन वॉकिंग। नाइटमेयर का कह रहे हैं कि जो बुरा सपना होता है ना, जब आप उसको उठाते हो तो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा बहुत याद होता है। A person who has had a nightmare, unlike a person, will actually be able to awaken and immediately talk about। तो अगर कोई बुरा सपना देख रहा है, नाइटमेयर देख रहा है, तो उसको जब आप उठाओगे एकदम से तो वो फिर भी बता सकता है कि वो क्या देख रहा था। जबकि नाइट टेरर वाले को बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि वो क्या देख रहा था और क्यों वो चिल्ला रहा था। Perhaps the most telling difference is that nightmares occur during REM sleep rather than deep
नॉन आरईएम स्लीप। और सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो यही है कि नाइटमेयर आरईएम स्लीप में होता है और नाइट टेरर डीप स्लीप में होता है, नॉन आरईएम स्लीप में होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। अ नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम्स कैन अकर ड्यूरिंग स्लीप इन एडिशन टू स्लीप वॉकिंग। तो और भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सोते टाइम हो सकती हैं। हमने अभी 2 डिस्कस करी हैं, आगे और भी हैं, जैसे कि इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब जैसे नींद नहीं आती है रात को। मोस्ट पीपल थिंक दैट इंसोम्निया इज इनएबिलिटी टू स्लीप, although that is the literal meaning of the term. In reality, insomnia is the inability to get to sleep and stay asleep or get a good quality of sleep. तो इंसोम्निया में बेसिकली इसका मतलब तो यही है कि ना सो पाना, लेकिन इसमें क्या क्या होता है। एक तो नींद आने में प्रॉब्लम होती है, नींद में रहने में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे नींद खुल जाती है बार बार, और अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आती, लाइट स्लीप आती है, डीप स्लीप नहीं हो पाती। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ इंसोम्निया। अब इसमें बहुत सारे कॉजेज हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल कॉजेज और फिजियोलॉजिकल कॉजेज दोनों ही हैं। अब साइकोलॉजिकल जैसे कि ज्यादा टेंशन लेना या ज्यादा घबराना किसी चीज से, ज्यादा सोचना किसी चीज के बारे में, तो ये तो साइकोलॉजिकल हो गया जिससे नींद नहीं आ रही। दूसरा फिजियोलॉजिकल क्या हो जाता है कि जैसे आप चाय कॉफी ज्यादा पी रहे हो तो कैफीन ज्यादा ले रहे हो, या इनडाइजेशन है, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या कहीं दर्द हो रहा है, कहीं पेन हो रहा है, तो ये सारे जो रीजंस हैं इसकी वजह से इंसोम्निया हो सकता है। देयर आर सेवरल स्टेप्स पीपल कैन टेक टू हेल्प देम स्लीप। अब कुछ चीजें हैं जिससे कर सकते हैं। एक तो ये है कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स मत लो जिससे आपको नींद ना आए, जैसे कि चाय कॉफी बंद कर देना, और ऐसी कोई चीज मत खाओ जिससे इनडाइजेशन होती है। और अगर आपको पेन हो रही है तो उसकी मेडिकेशन ले लो, उसकी दवाई ले लो, अगर आपको पेन की वजह से नींद नहीं आ रही है। डीलिंग विद एंग्जाइटीज इन द डे टाइम रेदर देन फेसिंग एट नाइट। अगर किसी चीज के बारे में आपको घबराहट हो रही है या ज्यादा टेंशन हो रही है तो उसको दिन में ही किसी से बात करके, किसी से काउंसलिंग करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ताकि रात तक वो प्रॉब्लम पहुंचे ही ना। एंड द लास्ट बिट ऑफ एडवाइस इज इजी टू से बट नॉट ऑलवेज। ये कहने की आसान तो होता है बोलना, लेकिन एक्चुअली में जिसको ये प्रॉब्लम हो रही होती है उसके लिए ये सब चीजें करना इजी नहीं होता। कुछ इन्होंने और हेल्पफुल पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे पॉइंट नंबर 1 है गो टू बेड ओनली व्हेन यू आर स्लीपी। तो जब आपको नींद आ रही हो तभी आप सोने जाओ। इफ यू लाई इन बेड फॉर 20 minutes एंड आर स्टिल अवेक, गेट अप एंड डू समथिंग लाइक रीडिंग। अब जैसे सपोज आप सोने चले गए लेकिन आपको 20 मिनट तक, आधे घंटे तक नींद ही नहीं आई, तो क्या करो, आप जाके कुछ रीडिंग करने लग जाओ या कोई एक्टिविटी करने लग जाओ, लाइट एक्टिविटी, ताकि आपको उससे थोड़ी सी थकान हो और आपको नींद आ जाए। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है डोंट डू एनीथिंग इन योर बेड बट स्लीप। योर बेड शुड बी अ क्यू फॉर स्लीपिंग, नॉट फॉर स्टडिंग और वॉचिंग टेलीविजन। तो आपके बेड पे जाके ना आप ऐसा अपने बेड को रखो कि आपको वहां जाके सोना है, ना कि कोई और काम करना। जैसे कुछ लोग होते हैं बेड पे पढ़ने बैठ जाते हैं या फिर बेड पे टीवी देखने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप ऐसे करोगे तो आपको नींद बिल्कुल ही नहीं आएगी फिर। तो वहां पे जाके ऐसे उसकी कंडीशन बनाओ कि वहां पे जाते ही आपको स्लीपी फील हो, आपको नींद आने लग जाए। तीसरा पॉइंट है डोंट ट्राई टू हार्ड टू गेट टू स्लीप, स्पेशली डू नॉट लुक एट द क्लॉक एंड कैलकुलेट। अब बार बार घड़ी को नहीं देखना है आपने कि नींद नहीं आ रही, इतना टाइम 11 बज गए नींद नहीं आई, फिर 12 बज गए नींद नहीं आई, क्योंकि उसको देखने से आपकी टेंशन और बढ़ेगी और साइकोलॉजिकली आपको इंसोम्निया और बढ़ेगा। तो इसलिए कैलकुलेट नहीं करना है, टाइम नहीं देखना है। कीप अ रेगुलर शेड्यूल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका सोने का शेड्यूल रेगुलर होना चाहिए। अगर आपका शेड्यूल ही फिक्स नहीं होगा तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट नहीं होगी आपको नींद आने की, तो वो कभी जल्दी आएगी कभी देर से आएगी। तो सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम ऑलमोस्ट एवरीडे सिमिलर ही होना चाहिए। डोंट टेक स्लीपिंग पिल्स और ड्रिंक एल्कोहल। स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, और कोई भी ऐसा ड्रग नहीं लेना है जो आपके नर्वस सिस्टम को स्लो कर दे। These drug force you into deep sleep and do not allow to get any REM। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इनको खाने से आप डायरेक्टली डीप स्लीप में चले जाते हो, REM नहीं हो पाती है। तो जब रैपिड आई मूवमेंट नहीं होती है, जो आपकी लाइट स्लीप होती है,
तो अगले दिन जब आप सोने की कोशिश करते हो तो आरईएम जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी होती है, जिसको आरईएम रिबाउंड कहते हैं, और उससे आपको ज्यादा थकान लगता है लेकिन नींद नहीं आ पाती, आप डीप स्लीप में नहीं जा पाते, आप आरईएम में ही रहते हो ज्यादा देर तक। तो इसलिए ये सब चीजें नहीं लेनी है। इफ नन ऑफ द थिंग्स सीम्स टू बी वर्किंग देयर आर स्लीप क्लिनिक्स एंड स्लीप एक्सपर्ट्स। तो इसमें से अगर कोई भी चीज काम नहीं कर रही है दैट मीन्स आपको प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आपको स्लीप क्लिनिक होते हैं वहां जाना चाहिए जहाँ पे स्लीप एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर वो लोग आपको मेडिसिन देते हैं और आपकी ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे जो है आपकी जो है स्लीप की ये प्रॉब्लम इंसोम्निया ठीक हो सके। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अब स्लीप एपनिया पे। इसमें स्लीप एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इंसोम्निया द इनएबिलिटी टू गेट स्लीप, स्टे asleep और गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। स्लीप एपनिया क्या है? डिसऑर्डर इन विच पर्सन स्टॉप्स ब्रीदिंग फॉर नियरली हाफ अ मिनट और मोर। मतलब आप नींद में सांस लेना बंद कर देते हो कम से कम आधा मिनट या उससे ज्यादा देर के लिए भी। और ये है नार्कोलेप्सी जो अगला इसमें आएगा, स्लीप डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फॉल्स इमीडिएटली इनटू आरईएम स्लीप ड्यूरिंग द डे। आप दिन में ही अचानक से आरईएम स्लीप में चले जाते हो विदाउट वार्निंग, मतलब आपको ही नहीं पता चलता कि आप एकदम से आरईएम स्लीप में चले गए। तो पहले स्लीप एपनिया देख लेते हैं। जिराल्ड वॉज अ स्नोरर। स्नोरर मतलब जो नींद में खराटे लेता है। तो यहाँ पे ये किसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो जिराल्ड है वो नींद में खराटे मारता था। सो जिराल्ड कुड गिव अ जेट इंजन सम सीरियस कंपटीशन। मतलब इतनी जोर से वो खराटे मारता था कि जेट इंजन से उसको कंपेयर किया हुआ है। स्नोरिंग इज फेयरली कॉमन अकरिंग व्हेन द ब्रीदिंग पैसेजेस नोज एंड थ्रोट गेट ब्लॉक्ड। तो लोग कब करते हैं स्नोरिंग, खराटे कब मारते हैं? जब उनका सोते टाइम पे नोज या थ्रोट जो है वो ब्लॉक होता है, ब्रीदिंग पैसेज उनका ब्लॉक होने लगता है। और मोस्टली ये कब होता है? जब किसी को जुकाम होता है, कोल्ड होता है, या फिर उसको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उस टाइप से सोते टाइम। So it is a type of snoring that is often associated with a condition called sleep apnea. तो जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो उन्हीं को आप स्लीप एपनिया वाली जो है प्रॉब्लम होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इन विच पर्सन स्टॉप्स ब्रीदिंग फॉर हाफ अ मिनट और मोर। व्हेन ब्रीदिंग स्टॉप्स देयर विल बी अ सडन साइलेंस फॉलोड शॉर्टली बाय अ गैस्पिंग साउंड एज द पर्सन स्ट्रगल्स टू गेट एयर इनटू द लंग्स। तो क्या होगा, जैसे अब ये है जेरल्ड है, जैसे बहुत ज्यादा स्नोरिंग कर रहा है सोते टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि हाफ अ मिनट के लिए इसकी सांस रुक जाएगी और फिर एकदम से वो बहुत जोर से सांस लेगा, क्योंकि सांस रोक के आप जब आप रखते हो तो आप सडनली फिर एकदम से बहुत जोर से सांस लेते हो ना, तो वो गैस्पिंग करेगा फिर एकदम से, क्योंकि उसके लंग्स में एयर बिल्कुल नहीं होगी। सो मोस्ट पीपल डू नॉट वेक अप वाइल दिस इज हैपनिंग बट दे डू नॉट गेट अ गुड रेस्टफुल नाइट स्लीप। तो ये चीज होती तो है लोगों के साथ, लेकिन ज्यादातर वो ऐसे उठ नहीं जाते नींद से, बट इसकी वजह से जो उनकी जो नींद है ना वो रेस्टफुल नहीं हो पाती, वो उसमें रेस्ट नहीं कर पाते। ये जो एपनिया प्रॉब्लम है, इट डज नॉट ओनली डज इट डिस्टर्ब नाइटली स्लीप मेकिंग द पर्सन एक्सेसिवली स्लीपी इन द डे टाइम, बट इट कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ये सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एक तो ये है कि रात को नींद खराब होती है इससे, तो दिन में नींद आती है लोगों को। दूसरा ये है कि इससे हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। इफ अ पर्सन सस्पेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एपनिया विजिट टू फिजिशियन इज द फर्स्ट स्टेप। तो अगर किसी को ये एपनिया वाली प्रॉब्लम है, अगर जैसे सपोज जो साथ में सो रहा है उसको ये चीज पता चल रही है कि जो बंदा खराटे मार रहा है बीच में वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है फिर सडनली बहुत जोर से सांस लेता है, तो उसको ये चीज जाके चेक करा लेनी चाहिए कि कहीं उसको एपनिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, उसको आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। ट्रीटमेंट में भी अ डिवाइस वोन ऑन द नोज एट नाइट टू ओपन द नॉस्ट्रिल। तो ट्रीटमेंट में जनरली क्या करते हैं कि ऐसी डिवाइस है जो रात में आपको बोलते हैं कि अपने नोज पे लगा लो, जिससे आपकी जो ब्लॉकेज नहीं होगी, जो आपकी ब्रीदिंग है ना वो ब्लॉक नहीं होगी, ताकि आप आपकी सांस बंद ना हो। ओबेसिटी इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ एपनिया। अब प्राइमरी कॉज ऑफ एपनिया क्या है? ओबेसिटी है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, और ज्यादातर ये मेन में होता है।
सो अनदर सॉल्यूशन माइट बी लूज एक्सेस वेट। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है इसका, जो नेचुरल सॉल्यूशन है वो ये है कि अपना वेट कम करो। देर आर ऑल्सो स्प्रेज दैट आर सपोज टू श्रिंक द टिश्यूज लाइनिंग इन द थ्रोट, नेजल डीकंजेशन स्प्रे थिंग्स। और जैसे हमारा नाक बंद हो जाता है तो हम कुछ स्प्रे वगैरह करते हैं ना अपने नाक पे ताकि वो खुल जाए, तो इस तरीके से स्प्रेज भी अवेलेबल है जो रात को आप स्प्रे करके सो तो आपका जो सांस है वो नहीं रुकेगी। Some people sleep with a device that delivers a continuous stream of air under mild pressure. कुछ लोग वो डिवाइस लगा के सोते हैं जिससे उनका जो एक एयर है ना वो कंटिन्यूसली जाती रहे। उस डिवाइस को इन्होंने नाम दिया कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP डिवाइस। तो ये भी एक तरीका है कि आप एक ऐसी डिवाइस लगा सकते हो जिससे कंटिन्यूसली एयर जो है वो आपकी नोज के थ्रू जाती रहेगी। और एक सर्जरी भी इन्होंने बताई है इन विच uvula, the little flap that hangs down the back of the throat and some of the soft tissue surrounding। और एक सर्जरी है जिससे आपके थ्रोट के अंदर का कोई पार्ट होता है uvula, उसको हटा देते हैं जिससे आपके जो ब्लॉक होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। Some very young infants also experience a kind of apnea due to immaturity of the brain stem। कुछ यंग इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में भी कह रहे हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उनकी ब्रेन स्टेम जो है वो इमेच्योर होती है उस टाइम पे। सो दीज इन्फेंट्स आर टिपिकली प्लेस्ड ऑन मॉनिटर दैट साउंड एन अलार्म एंड ब्रीदिंग स्टॉप। तो इन बच्चों को क्या करते हैं कि कैसे मॉनिटर्स के साथ इनकी जो ब्रीदिंग है उसको वो कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं ताकि जैसी ब्रीदिंग कम हो तो उसमें अलार्म बजना शुरू हो जाए, ताकि जो केयर गिवर्स हैं वो फटाफट से उसकी हेल्प कर सके सांस लेने में दोबारा से। Although sleep apnea in infants often associated with sudden infant death syndrome, it is not necessarily caused by it। तो कुछ एक सिंड्रोम होता है जिसमें सडनली इन्फेंट की डेथ हो जाती है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे स्लीप एपनिया का खत्म हो गया है, जिसमें आपको काफी सारे इन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद ये लास्ट है, फिर ये वीडियो खत्म कर देंगे। ये लास्ट है आपका नार्कोलेप्सी, डिसऑर्डर अफेक्टिंग 1 in every 2000 पर्सन। नार्कोलेप्सी इज अ काइंड ऑफ स्लीप सीजर, मतलब नींद में जैसे स्लीप सीजर मतलब सीजर्स क्या होता है, दौरे पड़ना। तो नार्कोलेप्सी इन्होंने बोला है कि जैसे नींद में अगर दौरे पड़ रहे हैं आपको तो उसको नार्कोलेप्सी कह सकते हो आप। द पर्सन में स्लिप सडनली इनटू REM स्लीप ड्यूरिंग द डे, especially when the person experiences strong emotions। Another symptom is excessive daytime sleepiness that results in the person falling asleep throughout the day in inappropriate times and inappropriate places। तो बहुत ही अजीब सी ये प्रॉब्लम है, आप दिन में बैठे बैठे सडनली नींद में चले जाते हो, और नींद भी वो वाली होती है जो REM स्लीप होती है जिसमें ड्रीम्स आते हैं। तो एक तो हो गया इमोशंस की वजह से, अगर जब बहुत ज्यादा आप बहुत ही परेशान हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे हो तब होता है ऐसा। और इसमें ये लिखा हुआ है कि आप कहीं भी पूरा दिन आपको ना नींद आती रहती है और सडनली कहीं भी सो जाते हो, चाहे वो इनअप्रोप्रिएट टाइम हो या इनअप्रोप्रिएट जगह हो। सपोज आप ऑफिस में हो, वहां पे तो ऑब्वियसली कोई नहीं सोता है ऑफिस में, अगर मीटिंग चल रही है और आप सडनली सो जाओ तो इस तरीके से गलत जगह पे ऐसे नींद आ जाती है और पता नहीं चलता। These sleep attacks में अकर many times without warning, और ये विदाउट वार्निंग अचानक से, मतलब जिसको ये प्रॉब्लम है उसको ये पता नहीं चलता कि वो स्लीप में जाने वाला है, तो ये सडनली अटैक आ जाता है। जैसे आप सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप कार चला रहे हो और कार चलाते चलाते आप सडनली सो जाओ तो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो सडन REM अटैक्स आर स्पेशली डेंजरस बिकॉज ऑफ द सिम्टम ऑफ कैटाप्लेक्सी और सडन लॉस ऑफ मसल टोन। अब क्या होगा REM में, क्या होगा, आप पैरालाइज हो जाओगे, आपके मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे जैसे आप REM स्लीप में जाओगे, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। द REM पैरालिसिस में कॉज इंजरीज इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग, और सपोज आप खड़े हुए हो और आप सडनली REM स्लीप में चले जाओ तो आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी और आपको हिप्नोगॉगिक इमेजेस नजर आना शुरू हो जाएंगी। हिप्नोगॉगिक अगर आपको याद हो तो जो मैंने बोला था, REM स्लीप में हमें अजीब तरीके की इमेजेस, हेलोसिनेशंस दिखती हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक डिसऑर्डर है।
यहाँ पे इन्होंने समराइज कर दिया है सारे डिसऑर्डर्स को। समनैबुलिज्म, उसके सिम्टम्स, सिटिंग, वॉकिंग, परफॉर्मिंग बिहेवियर, नाइट टेरर, एक्सट्रीम फियर। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी एक होता है जिसमें अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन लेग्स होती है, मतलब आप सोने लगते हो जैसे ही आपकी जो लेग है ना उसमें अजीब सी सेंसेशन होने लग जाती है, तो आपको अपनी जो लेग है वो बार बार हिलानी पड़ती है, तो इससे आपको नींद नहीं आती। नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स क्या होते हैं, जैसे आप रात में सोने लगते हो तो आपके लेग में क्रैम्प्स हो जाते हैं, जैसे कहते हैं नस पे नस चढ़ जाती है, फिर बहुत तेज दर्द होता है, उस टाइप से। हाइपरसोमनिया मतलब आपको बहुत ज्यादा दिन में नींद आ रही है। कर्केडियम रिदम डिसऑर्डर मतलब आपका स्लीप वेक जो साइकिल है वो खराब हो गया है, जैसे जेट लैग की वजह से होता है या अलग अलग वर्क शिफ्ट है तो भी हो जाता है। न्यूरेसिस मतलब यूरिनेटिंग वाइल अस्लीप इन बेड, जो बच्चों में होता है ज्यादा कि सोते टाइम वो यूरिनेट कर देते हैं। बाकी यहाँ पे ये समरी है इसकी। ये समरी आप देख लो, यहाँ पे दी हुई है पूरी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड 4, आरईएम स्लीप और ऑल्टर स्टेट में ये डिसऑर्डर्स है, इंसोम्निया, स्लीप एपनिया और नार्कोलेप्सी। तो इसके बाद ये क्विज हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका रिवाइज हो जाए। इसको अभी मैं यहीं रोक रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।